हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक हमने जो भी चर्चा की वो इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके बीच के इंटरेक्शन के बारे में, उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कूलम्ब्स को पढ़ा। कूलम्ब्स में हमने पढ़ा कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इंटरेक्शन होता है। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है और Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स क्यों लगता है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आपने 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा था, ग्रेविटेशन। उसके अंदर आपने देखा था कि अर्थ का अपने आसपास एक फील्ड होता है जिसके अंदर कोई भी मास आता है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी टाइप का ये भी कोई भी चार्ज अपने पास आसपास एक फील्ड तैयार करता है। जैसे कि कोई चार्ज है Q, ये चार्ज अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिस रीजन में अगर किसी भी दूसरे चार्ज को लेके आए तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो रीजन तैयार किया है इस चार्ज ने, इस रीजन को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए क्या? क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज के आसपास में जिस रीजन में किसी भी दूसरे चार्ज को अगर लेके आएंगे तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक, तो हम इसे वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक बहुत ही छोटा स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, जिसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अभी मैंने बोला कि हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये फिजिक्स है, इसमें ऐसे assumptions आपको लेना पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस मौजूद नहीं है, फिर भी आपने फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के ऊपर स्टडी की है 11th में। यहाँ भी इन दोनों के बीच में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। The test charge has no electric field, zero electric field. अब देखो, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में एक्चुअल में कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं है। अभी यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं, उसके बावजूद इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगने लगता है? फोर्स। जहां पे इस टेस्ट चार्ज को रखा और इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा, इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज को रख के हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या है? बेसिकली जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, अब हमने इस चार्ज को यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, हर पॉइंट पे रख के हमने देख लिया। तो हमने देखा कि यहाँ फोर्स का अमाउंट कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे फोर्स का अमाउंट कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे फोर्स का अमाउंट कुछ अलग आ रहा है। हर जगह पे फोर्स का अमाउंट अलग अलग आ रहा था, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग थी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है E वेक्टर, और ये किसके इक्वल होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस्ड
बाय टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, कितना टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज, इसे क्या बोल दिया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आ जाएगा E is equal to F by 2। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फोर्स डिवाइड बाय Q। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट SI यूनिट की बात करते हैं क्या होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यहाँ पे यूनिट निकाला है क्या होगा न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अब इसके आगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है ये भी फाइंड कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहां पे हमने रख दिया एक चार्ज Q, ये चार्ज कैसा है पॉइंट चार्ज, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा, इसके ऊपर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है r। अब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये चार्ज है कैसा पॉजिटिव चार्ज, ये भी चार्ज कैसा है टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेंगे पॉजिटिव। अब ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगाता है उस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे बोल दिया जाता है टेस्ट चार्ज। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर यहाँ फाइंड करना है तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, और हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है फोर्स डिवाइड बाय Q0। ये हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये वाला जो चार्ज है फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। कहां से लिखा है हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, अब इसे डिवाइड किससे करते हैं Q नॉट से। तो ये Q नॉट से Q नॉट कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आया वो कितना आया KQ बाय R स्क्वायर। यह होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी दूसरे पॉइंट पे। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, नहीं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो पॉइंट है वो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, केवल इसके ऊपर डिपेंड करता है r के ऊपर। दूसरा किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे मीडियम कौन सा है k के ऊपर। तीसरा किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा जिस चार्ज ने इसको जनरेट किया है। तो जिस चार्ज ने इसको जनरेट किया है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसने इसे जनरेट किया, कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस बात पे, और इस चार्ज के आसपास का मीडियम कैसा है इस बात पे। ठीक है, तो इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और r के बीच में E क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और r के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा y एक्सिस पे ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इस एक्सिस पे ले लेते हैं x एक्सिस पे डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ है E is inversely proportional to square of the distance। ये क्या हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ है इसका ग्राफ हो जाएगा डिस्टेंस। समझ पाए क्या ये ग्राफ कैसे बनाया हमने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन 1।
a water drop of 1 gram is just supported by an electric field and charge on the water drop is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then what will be the magnitude of supporting इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि ये कोई वाटर ड्रॉप है, ये नीचे गिर रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऊपर चार्ज कितना है, ड्रॉप के ऊपर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। अभी इसका जो वेट है वो कितना दिया है, 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg या फिर 10 to the power minus 3 kg, ये लिख सकते हैं। जो क्या मास उल्टी हो गया 4 में। अब नीचे की तरफ इस ड्रॉप के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा। अभी हमने देखा है कि फोर्स किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, Q into E के। तो इसके ऊपर फोर्स आ गया Q into E के ऊपर, किस डायरेक्शन में आया, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो QE फोर्स इधर है, mg फोर्स नीचे है, इसको जस्ट सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, तो दोनों को क्या हो जाना चाहिए, जस्ट सपोर्ट करने के लिए इक्वल। तो QE शुड बी बैलेंस्ड विद mg। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगी, mg/q, और मास कितना दिया है, 10 to the power minus 3 kg। यहाँ से g की वैल्यू होती है 9.8 और q की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में 6.1 into 10 to the power 16 न्यूटन पर कूलम्ब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे तब जाके ये चार्ज जस्ट स्टेशनरी कंडीशन में यहाँ पे सपोर्टिंग कंडीशन में रह पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे करते हैं, इसको नोट करो, इसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी extracted from a water drop of 1.6 gram if it just floats
just floats in electric field of 10 to the power 9 Newton per coulomb. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक वाटर ड्रॉप से निकाल लिए जाए जबकि ये वाटर ड्रॉप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, इस कारण से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव। कितना आएगा ये नहीं पता हमें, बाकी इलेक्ट्रॉन्स निकालते तो चार्ज कितना कैसा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर हुआ तभी इसमें फोर्स किधर लग पाएगा, ऊपर, और नीचे का फोर्स कौन सा होगा, mg। ये दोनों बैलेंस हो पाएंगे। तो ऊपर का फोर्स क्या होता है, q into e, ठीक है। QE किससे बैलेंस होना चाहिए, mg से, तब जाके ये जस्ट फ्लोट करेगा। तो फिर से हम लिखते हैं QE शुड बी इक्वल टू mg फॉर फ्लोटिंग दिस वाटर ड्रॉप। अभी Q हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है n into e। ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम Q की जगह लिख देते हैं n into e और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं E, और यहाँ पे m का वैल्यू भी पता है हमें, g का वैल्यू पता है। निकालना क्या है हमें, स्मॉल m का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, mg by e into e। तो m कितना है, मास कितना गिवन है हमारे पास में 1.6 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, g का वैल्यू लिख दिया 9.8 और e का वैल्यू कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें गिवन है 10 to the power 9, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आएंगे, ये हो जाएगा 9 12 और 10 to the power 7 into 1.6 से 1.6 कट गया, ऊपर आ जाएगा 9.8, ये आ जाएगा 9.8 into 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब हम इस वाटर ड्रॉप में से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट होने की कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका लेंथ दिया हमें l और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। हमें एंगल कितना दिया है, थीटा। तो हमें ये फाइंड करना है, अच्छा एंगल हमें गिवन है कि चार्ज दिया है और इसका मास दिया है m। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये एंगल कितना सब्सटेंड करेगा। ये मास है, मास के पास में चार्ज q है, q को हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये डेफिनेटली यहाँ होगा तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने एंगल से भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज q है तो फोर्स कितना लगेगा, q into e लगेगा फोर्स, और एक और फोर्स लगेगा m into g नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म होगा, यहाँ पे टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में टेंशन है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर लेंगे t cos थीटा और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इधर लेंगे t sin थीटा। अभी ये रुकी हुई कंडीशन में है ये, ठीक है। टोटल फोर्स इधर का सब बैलेंस हो गया, रुकी हुई कंडीशन में है। तो हॉरिजॉन्टल के फोर्स और वर्टिकल के फोर्स दोनों को हम बैलेंस कर देते हैं। तो t sin थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा, t sin थीटा विल बी इक्वल टू q into t और t cos थीटा will be equal to m into g। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा
will be equal to q into e divided by mg। ये t से t कट के sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, और यहाँ पे v बाय mg के इक्वल होगा। तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स q बाय mg। इतना एंगल ये सब्सटेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की क्या एप्लीकेशंस है, क्वेश्चंस में ये समझ में आया। और भी आप इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हो आपकी बुक में से, जो भी डाउट हो मुझे आप लोग पूछ सकते हो। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस पे लगता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर एक चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। एक पॉइंट है, चार्ज नहीं है, एक पॉइंट है, इसके ऊपर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर इस पॉइंट पे निकाला जाए तो वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर इन सब के सम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हमने भी लिखा है, वो भी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी of electric field due to point charge। तो वेक्टर फॉर्म वैसे इसका कोई यूज नहीं आएगा, हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट किया होगा, दूर की तरफ, और एक नेगेटिव अगर चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किया होगा, अपनी तरफ। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करता है। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म इसका लिख लेते हैं, कभी एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हो। ये कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पर दूसरा लिखा है टेस्ट चार्ज, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दूर की तरफ, मतलब r वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो हमें बताया है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, kq बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये r स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड, और साथ में ये डायरेक्शन भी देना पड़ेगी। अगर हमें ये वेक्टर लिखना है तो साथ में क्या लिख देंगे, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा kq बाय r स्क्वायर। और r के क्या होता है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, r वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ r वेक्टर, और मोड ऑफ r वेक्टर सिंपली r के इक्वल ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म वो होगी kq बाय r³ into r वेक्टर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। क्या समझ पाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ पाए क्या होता है। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसके ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। सुपरपोजिशन के ऊपर करते हैं, वेक्टर फॉर्म के ऊपर करते हैं। तो पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। इन दोनों को 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फाइंड द पॉइंट where intensity
field becomes 0। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है वो इस 4 माइक्रोकूलम चार्ज से x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे है तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 2 माइनस x डिस्टेंस पे। तो अब हम फाइंड करते हैं कि ये पॉइंट कौन सा होगा। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा दूर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इधर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण E1 होगा और इसके कारण E2 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके कारण E1 इसके कारण E2, ये दोनों क्या हो जाना चाहिए इक्वल। E1 शुड बी इक्वल टू E2। तब जाके यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 0। तो E1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कितना होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी K Q कितना है 4 माइक्रोकूलम, इसलिए 10 टू द पावर -6 कूलम KQ बाई R स्क्वायर। R की जगह क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। अब E2 लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। तो फिर से हम लिखेंगे K Q क्या होगा 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम और डिवाइड बाय R स्क्वायर की जगह 2 x का होल स्क्वायर। K से ये वैल्यू K कट गई, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कट गया, ये आ गया 4 बाई x स्क्वायर और ये आ गया 1 बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर कट जाएंगे, 2 बाई x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे 2 बाई x और इधर क्या आ गया प्लस माइनस 1 बाई 2 माइनस x। जब रूट से रूट कटेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है, साथ में स्क्वायर से स्क्वायर कटता है तो क्या आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन। एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 2 बाई x किसके इक्वल होगा 1 बाई 2 माइनस x, और जब नेगेटिव लेंगे सेकेंड केस में तो 2 बाई x किसके इक्वल होगा -1 बाई 2 माइनस x। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ये आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4/3 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। 2x को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मीटर। तो x की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो 4/3 और एक 4 मीटर। ठीक है, तो 4/3 और 4 मीटर, अभी कौन सा वैल्यू लेना है कौन सा वैल्यू नहीं लेना है ये कैसे पता चलेगा। अब यहाँ से अगर 4 मीटर को कैलकुलेट करें तो x डिस्टेंस इधर है, 4 मीटर को कैलकुलेट करें तो यहाँ का पॉइंट आएगा। यहाँ के पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके कारण भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके कारण भी इधर। तो क्या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं x इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर और इसके कारण इधर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक चार्ज 16 माइक्रोकूलम का दूसरे चार्ज +9 माइक्रोकूलम के पास में रखा है, जिन दोनों के बीच डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो वो पॉइंट कहां होगा वो देखिए, फाइंड द पॉइंट वेयर E net is 0। E net का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है क्या, ये पॉइंट हो सकता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे आएगी वो टुवर्ड्स दिस चार्ज होगी, क्योंकि चार्ज है नेगेटिव -16 माइक्रोकूलम और
प्लस 9 माइक्रोकूलम, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस चार्ज से दूर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो क्या है पॉसिबल है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाए? नहीं पॉसिबल है। फिर भी मान लेता हूं मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे, तो यहाँ से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा? 8 माइनस x। क्या समझ पाए? अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 8 माइनस x, हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, फिर भी हमने ये मान लिया, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो आएगा वो ऐसा सेट होगा, दो अपने पास इसके आंसर आएंगे, एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक यहाँ या यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है, इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 16 माइक्रोकूलम के कारण और 9 माइक्रोकूलम के कारण दोनों इक्वल होना चाहिए, ऐसा पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? Q मतलब -16 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। KQ बाय हम क्या लिखते हैं? r2, r की जगह क्या लिख देंगे? x2। अभी ये माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल दिया है कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों मिलके यहाँ पे जीरो बना रहे हैं। हमने यहाँ पे E1 प्लस E2 को जीरो किया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जीरो किया है? E1 प्लस E2। अगर आप माइनस में चार्ज रखोगे तो ये डायरेक्शन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर आप डायरेक्ट इक्वल करते हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ E1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E2, तो यहाँ पे साइन अगर हमने नेगेटिव भी लिया तो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा? पॉजिटिव के इक्वल, इसलिए यहाँ पे साइन को लेने की जरूरत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होना चाहिए? E2 के इक्वल, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K। Q की जगह लिखेंगे हम 9 into 10 to the power -6 कूलम, और x डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? 8 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 to the power -6 से 10 to the power -6 कट गया, ये k से k का कट गया, तो यहाँ से 16 बाई x स्क्वायर किसके इक्वल आया? 9 बाई 8 माइनस x स्क्वायर के इक्वल। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 बाई x का होल स्क्वायर, और यहाँ से 3 बाई 8 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? 4 बाई x किसके इक्वल आएगा? 3 बाई 8 माइनस x के इक्वल। अब 3 बाई 8 माइनस x, साथ में साइन कौन कौन से आ सकते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो 4 बाई x किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस 3 बाई 8 माइनस x। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं सेकंड केस में, तो 4 बाई x किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ 3 बाई 8 माइनस x के इक्वल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। 8 into 4 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x, तो x यहाँ पे आ गया 32/7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने यूनिट चेंज नहीं की है यहाँ पे, इसलिए जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब यहाँ पे देखें तो 4 माइनस x इसके इक्वल है -3 बाय 8 माइनस x के, इधर मल्टीप्लाई करके इसको 32 माइनस 4x इसके इक्वल हो जाएगा -3x। ये 4x इधर जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। या तो आंसर 32 सेंटीमीटर होगा या फिर 32/7 सेंटीमीटर। अब 32/7 सेंटीमीटर कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, मतलब जो हमने पॉइंट माना है, पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती है, इसीलिए अब हम कहां पे चेक करेंगे? 32 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट से इधर की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 16 माइक्रोकूलम के कारण इधर होगी इस डायरेक्शन में, और 9 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला आंसर हमारा गलत होगा। यहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का
इस टाइप का नहीं करते, अब टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे चार्ज रखा है हमने 10 टू द पावर -8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज रखा है 10 टू द पावर -8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ली है 0.1 मीटर। तो हमें फाइंड करना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जो कि यहाँ से भी 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और यहाँ से भी 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो बताओ, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे किधर होगी, इस डायरेक्शन में। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर, ये भी 0.1, मतलब ये क्या बन गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 होगा तो ये कितना होगा भाई, 30, तो ये भी हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण भी होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज भी सेम है और इन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इस पॉइंट को बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं हम बी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हो गया ये, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया ईबी। तो ये किसके इक्वल होगा, ईबी के, और इन दोनों को हम बोल देते हैं किसके इक्वल है, ई के। और ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इतना होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो k का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 टू द पावर 9, और यहां से q का वैल्यू निकाले तो 10 टू द पावर -8 कूलम माइक्रोकूलम है, और 10 टू द पावर -8 माइक्रोकूलम, इसलिए साथ में क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, अभी r डिस्टेंस कितना गिवन है, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0.1, इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। तो 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11, और ये 14, तो 9 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसके कारण, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे। ये का एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos 30, EB का इधर वाला कंपोनेंट EB cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, EB sin 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा EB EA sin 30। अब ये और EB दोनों इक्वल है, इसलिए EB sin 30 और EA sin 30 भी इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट अगर निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस डायरेक्शन में बचेगा, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में, और किसके इक्वल होगा, EA cos 30 प्लस EB cos 30। तो EA cos 30 प्लस EB cos 30। अब EA का वैल्यू और EB का वैल्यू बराबर है, हमने देखा इसके इक्वल है, E के इक्वल। तो EA को भी E लिख देते हैं, E cos 30 प्लस E cos 30, ये कितना हो जाएगा 2E cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो 2 × √3/2 into E का वैल्यू हमें पता है 9 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर कूलम। 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा आंसर, 9√3 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर कूलम। कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस के ऊपर। आगे हम देखेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, छोटा सा एलिमेंट लेके, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।